जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हैं चर्चा चौपाल और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजनीकांत वशिष्ठ जी, जो पूर्व संपादक हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एफएन कला सृजन के माध्यम से और एफएन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं, वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और एफएन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। सर 2025 कैलेंडर वर्ष 2025 खत्म हो चुका है, 2026 लग गया है। अभी तक 2025 के बारे में चर्चा अगर करें तो क्या भारत की उपलब्धियां देखते हैं आप? कहाँ कमियां रह गई, कहाँ हम अब और अच्छा कर सकते हैं? सबसे पहले तो धीरज जी, आपको और आपकी टीम को नववर्ष की बहुत-बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और जैसा कि आपने पूछा कि 2025 देश को, प्रदेश को या हम सभी को क्या दे गया? तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक कहते ये हैं कि जब से सम्राट अशोक ने, बहुत पीछे जा रहा हूँ, सम्राट अशोक ने जब से तलवार को रखा, कलिंग विजय के बाद, और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत अपनाया, तभी से अगर आप देखें तो जो है भारत पर आक्रमण होना शुरू हो गए। तो 2025 में जो देश ने या देश के नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये तो है कि हम शांति से रहना चाहते हैं। हम अहिंसा के उपासक हैं। हम नहीं चाहते किसी पर हमला करना, ना ही भारत ने कभी किसी पर अपनी तरफ से फर्स्ट स्ट्राइक की है। लेकिन हाँ, ये है कि दूसरे देशों को, पूरी दुनिया को ये पता लगना चाहिए कि हमारे पास भी नाखून है। आप अगर हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। माइट इज राइट। तो देश की आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं होगी तो वो आर्थिक समृद्धि को लूटने के लिए लोग आ ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने देश को मजबूत बनाने के लिए एक तो न केवल विदेशों से भी अच्छे-अच्छे अस्त्र-शस्त्रों को खरीदा है, उसके लिए बजट निकाला, बल्कि बल्कि कोशिश ये की है कि हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर हों। हमारी हालत क्या थी धीरज जी? हमारी हालत ये थी कि हम क्या बेचते थे? या तो अन्न धन धान्य या मसाला बेचते थे। अब एक पानी का जहाज भर के हमने मसाला बेच दिया, और समृद्ध देशों ने, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों ने हमको एक पानी का जहाज भेज दिया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किधर जाएगा? मसाले से हम व्यापार में कभी भी बराबरी पर नहीं आ सकते दूसरे देशों की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने, माने भारत ने इस दौरान 2025 में ये कोशिश की कि हम हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर हों, सारी दुनिया को पता चले कि भारत पर हमला करना अब जो है आसान नहीं है। हम सोने की चिड़िया बन जाए कितना भी, लेकिन सोने की चिड़िया को लूट ले जाएंगे अगर हम ताकतवर नहीं होंगे। यानी आर्थिक वृद्धि के साथ, विकास के साथ-साथ, शांति के साथ-साथ, अहिंसा के साथ-साथ हमारे पास, हमको शक्तिशाली भी होना पड़ेगा। तो आज स्थिति ये है कि न केवल हम बाहर से हथियार खरीद रहे हैं, बल्कि उन हथियारों को बना भी रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस की जो जो प्रसिद्धि है वो किस तरह से बढ़ी है कि तमाम देश जो है इसको खरीदना चाहते हैं भारत से। और ये तो ये मिलिट्री आंकड़ों में मिलिट्री पावर की तरह भारत ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया इस साल में। बिल्कुल कर लिया है। ना केवल मिलिट्री पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया है, बल्कि अब हम हथियार निर्यातक देशों की श्रेणी में भी शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से यूरोपीय देश और अमेरिका या चीन या रूस हथियार बेच करके
अच्छी रकम कमाते थे, उससे भी पैसा कमाते थे और अपने लिए भी रखते थे, वो वही उसी ब्रैकेट में अब इंडिया आ चुका है। सो माइट इज राइट, मतलब हम कहते हैं कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, हम बुद्ध के देश हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा जाएगा तो हमें जवाब देना भी आता है। ये बहुत बड़ी 2025 की उपलब्धि धीरज जी मैं देखता हूं। तो लेकिन मैं सर ऐसे देखता हूं कि ये कोशिशें तो शायद पिछले 4-5-6 साल से जारी थी, 2025 में वो सामने आ गया है, वो पूरी दुनिया को दिख गया है कि भारत जो कोशिशें कर रहा था वो सही दिशा में थी और भारत ने अपने आप को एक मिलिट्री पावर के तौर पे एस्टेब्लिश कर दिया है पूरे विश्व के मानचित्र पे। जी, और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि कल या परसों की खबर थी कि भारत जो है वो चौथे से तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बन गया है दुनिया में, जापान को पछाड़कर। यानी 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 हमारा आर्थिक विकास तो हुआ ही हुआ, हमारा सामरिक विकास भी हुआ। हमने हथियार जो जरूरी हुआ वो बाहर से भी खरीदे, मगर ऐसे हथियार भी डिजाइन किए, डिवाइस किए कि जिनको दूसरे देश हमसे खरीदना चाहते, और हजारों करोड़ रुपए यहाँ का। पे हाँ, आपने यहाँ पे आर्थिक शब्द इस्तेमाल किया और आपने बताया कि जापान से हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर आ गई है, लेकिन कई लोग ये जो अर्थव्यवस्था की जो आंकड़े हैं, ये नंबर में तो ठीक है कि नंबर पहले 4 पे थी, अब 3 पे आ गई है, लेकिन जमीनी स्तर पे इसका कोई असर दिखता है आपको? देखिए, जमीनी स्तर पर असर नहीं दिखता, उसका कारण भ्रष्टाचार भी है। जैसे उदाहरण के लिए मनरेगा स्कीम का मैं जिक्र करूंगा, कांग्रेस ने शुरू की थी और ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है, यानी पैसा जो है वो बूंद बूंद करके नीचे के लेवल तक पहुंचे। एक अच्छी स्कीम थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पिछले 11-12 वर्षों में 10-15 वर्षों में जो इसका अध्ययन किया गया कि क्या वाकई में ये ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारे जो गांव के गरीब हैं, खासतौर से जो 70% हैं, वो गांव के गरीब नौजवान, वो क्या क्या उनकी जेब में कुछ कैश कैश पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? तो कैश तो पहुंचा, लेकिन जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता ये थी उदाहरण के तौर पर कोई शहर में रह रहा है और शहर में वो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, मगर जो वो गांव जाता था तो गांव जाता था महीने की आखिरी तारीख पर, और आखिरी तारीख पर जाकर के वो ग्राम प्रधान के रजिस्टर में दस्तखत कर देता था। जो मनरेगा की मजदूरी उसकी बनती थी उसमें से उसको 20%, 25% मांगे जाचे कुछ मिल जाता था। तो बाकी पैसा वही राजीव गांधी वाली बात कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचता है नीचे तक। ट्रिकल डाउन थ्योरी इज गुड, माने नीचे तक जो हमारे शासन व्यवस्था है, नीचे तक उन्होंने गरीब से गरीब तक, अंत्योदय तक धन को पहुंचाने का प्रयास किया, लोगों को थोड़ा सा संबल देने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में भ्रष्टाचार का घुन लगा हुआ था लगातार। दूसरी बात, आपने धीरज जी ये भी महसूस किया होगा, या आप गांव से थोड़ा बहुत संबंध रखते होंगे, मैं भी रखता हूं गांव से संबंध, कि अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर गांव को तालाब की जरूरत है नहीं, मान लीजिए 2 तालाब ऑलरेडी वहां हैं, तो तालाब खुदाई के नाम पर पैसा मनरेगा का लगता था। अब मालूम हुआ तालाब कागज में ही खुद गया, कागज में ही उसका हिसाब बन गया, और वो पैसा जो ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर के एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, सबका नाम लेना जरूरी नहीं, आप समझ सकते हैं अच्छे से, वो ऊपर तक चला गया, ऊपर तक चला गया। अब उसका अध्ययन किया गया, तो ये जो लीकेजेस थे, इन लीकेजेस को ब्लॉक करने के लिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने वीबीजी रामजी करके एक योजना शुरू की कि भाई अब जियो टैगिंग होगी, किस गांव को सड़क की जरूरत है, किस गांव को वाटर सप्लाई की जरूरत है, किस गांव को तालाब की जरूरत है, किस गांव में नहर चाहिए, किस गांव में मान लीजिए ऊसर लैंड है तो ऊसर लैंड के रिक्लेमेशन के लिए क्या चाहिए,
या कोई गांव की जमीन दलदली है तो वहां उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो ये मजदूरों की। दूसरा, एक और समस्या इस मनरेगा की स्कीम में आई सामने देखने में। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार की आलोचना की दृष्टि से बात नहीं कह रहा हूं। उधर जब मनमोहन सिंह के समय में ये योजना शुरू हुई तो एक अच्छी योजना थी, निश्चित रूप से कुछ दिन तो समझ में आया, लेकिन बाकी 5-6 सालों बाद, 7-8 सालों बाद ये समझ में आने लगा कि वो जो जिसको पैसा मिल जाता था वो पैसे का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाता था। होता था कि गांव-गांव में जो है बियर के ठेके खुल गए, अच्छा। शराब के ठेके खुल गए, पैसा मिला और वो जो है वो जो बच्चा है, युवा है, जो भी है, वो उसने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद में अपना खा पी के फूंक दिया। प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं था मनी का, यानी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। पैसा तो उसको मिल रहा था, लेकिन पैसा जो है वो जिसे कैसे उस मनी का सही प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि ये जो स्कीम है उसकी वजह से होता क्या था कि जिसको पैसा मिल गया वो गांव में जो खेतीहर मजदूर होते हैं, बुवाई कटाई के समय में 2 फसलें हैं या 3 फसलें हैं, उनकी खासतौर से बुवाई कटाई के समय में, जैसे धान है, धान की रुपाई के लिए मजदूर चाहिए, नहीं मिल रहे। चाहे किसी के पास में छोटी जोत भी रही हो 2-4 बीघा की, तो उसको भी रुपाई के लिए मजदूर नहीं मिलते थे, क्योंकि वो तो कहता था हमको तो मनरेगा से पैसा मिल रहा है, हम क्यों दें, इतना पैसा तुम हमको दो, इसका डबल पैसा दो तुम हमको। तो एक जो है इन्होंने जो एक हॉलिडे फसल की बुआई के समय 60 डेज का निकाला है। अब उस नाते क्या होगा कि उन 60 दिनों में जब उनको पैसा नहीं मिलेगा मनरेगा का, तो वो लामोहला फिर वो खेती में काम करने के लिए उनकी मदद ली जा सकेगी। तो आप तो ये मोटा-मोटा जो बदलाव आए हैं मनरेगा को, जो जी राम जी किया है, ना केवल नाम बदला है, बदली बहुत सारे इसके जो कानून है वो भी बदले, तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि इसको भी देख लेने में क्या हर्ज है। अगर मान लीजिए लीकेजेस सामने आ रही हैं, लगातार सामने आ रही हैं, और अगर रोकने का उपाय अगर इसमें कुछ है तो इस योजना का भी परिणाम देखे जाने चाहिए 2-3 साल। लेकिन सर, विपक्ष द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा, लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा तो बहुत विरोध हुआ इसका। वो सुपरफिशियल ज्यादा लगता है मुझे। वो ये कहते हैं महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया इसमें से। हाँ, वो योजना की बहुत आलोचना नहीं कर पा रहे भाई। पहले 120 दिन काम मिलता था, आज 125 दिन, 5 दिन और बढ़ गया उसका, वो रकम भी बढ़ गई। 60 डेज का जो खाली समय है वो भी उसका खाली नहीं है, वो मजदूरी करके खेती मतलब गांव की अर्थव्यवस्था में, गांव की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसमें हेल्प ही करेगा, और उसके बदले में भी उसको पैसा ही मिलेगा। कोई मजदूर फ्री में तो आजकल गांव में भी नहीं मिलता ना। अच्छा सर, ये तो हो गया रूरल इकोनॉमी की बात हमने की। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, या जो शहरी मिडिल क्लास है, उसमें अभी पिछले साल जो बजट आया, बजट के दौरान निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने 12 लाख तक का जो टैक्स है वर्किंग क्लास का वो फ्री कर दिया। तो इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? राहत है। 12 लाख का मतलब यह है कि 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना। तो 1 लाख रुपया महीना इज हेल ऑफ ए लॉट। मेरा ख्याल 1 लाख रुपए महीने अगर किसी को मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए तक अगर किसी को मिल रहे हैं, तो वो परिवार को चला सकता है। हाँ, तो एक आंकड़ा भी था कि भारत की कुल जनसंख्या में सिर्फ टॉप इसके मतलब टोटल 93% लोग इस व्यवस्था से टैक्स फ्री हो जाएंगे, सिर्फ 7% बचेंगे जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं, और वो उन्हें टैक्स देना होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो मिडिल क्लास को एक तरह से राहत ही है। हालांकि कहा किसी समय में यह जाता था कि सबसे ज्यादा सरकार मिडिल क्लास को ही निचोड़ती है, और उसके लिए मिडिल क्लास को निचोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि वो अपनी रकम को छिपा भी नहीं सकता। उसे महीने में तनख्वाह मिलती है, उसे टैक्स रिटर्न्स साल में भरने ही भरने हैं, वो सब कुछ ओपन है। तो और जो अपर क्लास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज का दाम आज 10 रुपया है तो फर्क नहीं पड़ता, कल को 1000 हो जाएगा तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जो नीचे वाली क्लास है वो बेचारा भूखा नंगा रह के भी थोड़े में काम चला लेगा। तो मैंने सबसे ज्यादा कहते थे कि मिडिल क्लास को निचोड़ा जाता है।
लेकिन अगर मान लीजिए ये इस तरह की चीजें बजट में आती हैं, 7 लाख रुपए तक का तो मेरा ख्याल अभी भी रिबेट है, और वो 12 लाख अगर हो जाता है तो ये तो मिडिल क्लास के लिए राहत की बात हुई, राहतकारी बात हुई। अच्छा सर, इसी के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए, उसका जी किस तरह से दिखता है? उसका असर पड़ा अर्थव्यवस्था पे, या भारत ने उसको टैकल करने के लिए अच्छे से हैंडल किया इस तरह से? असर तो पड़ा, असर ये नहीं पड़ा। कहा जा सकता कि असर नहीं पड़ा, हम्म, लेकिन वो असर हम्म, बहुत ज्यादा नहीं था। हम्म, मुश्किल से अगर आंकड़ों की नजर से देखा जाए तो 5% के करीब असर पड़ा। लेकिन हाँ, ये भारत ने कुशलता के साथ में नए बाजार खोज लिए, नए बाजार खोज लिए, प्लस इंटरमीडियरीज के जरिए व्यापार करना शुरू कर दिया। मैंने उन देशों को माल भेजा जो जहां उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया था। अब अच्छा। उन देशों से माल अमेरिका को चला जा रहा है। माने हमने हमने हम्म, नाक ऐसे नहीं पकड़ी, हमने नाक हम्म, घुमा के पकड़ ली हाथ। हम्म, तो ये एक व्यापारिक कुशलता भी है मेरे ख्याल से। तो असर हम्म, तो पड़ा, ये मैं नहीं कहूंगा कि असर नहीं पड़ा, लेकिन निश्चित हम्म, रूप से जो फार्मा सेक्टर है हमारा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, हम्म, क्योंकि हम्म, अमेरिका चाहता था कि उनकी मक्का खरीदें हम, हम्म। उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खरीदें, हाँ जेनेटिकली सर, मैं इसी मॉडिफाइड बीज। सवाल पे आ रहा था। इसी सवाल जी पे आ रहा था, जो ट्रेड डील होनी है अमेरिका से, अब तो सुनने में आता है कि एकदम लास्ट स्टेज पे है। काफी हद तक जो जी पॉइंट्स जहाँ पे डिसएग्रीमेंट था वो सब सॉल्व हो गया है। लेकिन जी जिस टाइम पे ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तो बहुत चर्चा इस विषय पे भी थी कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से तो भारत से नाराज है अमेरिका, लेकिन उसके अलावा जो ट्रेड एग्रीमेंट पे जो भारत शर्तें नहीं मान रहा था, वो भी एक वजह थी। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? और भारत ने अगर वो शर्तें नहीं मानी हैं, तो क्या वो सही कदम था? और अब जो खबरों में आ रहा है कि काफी हद तक एग्रीमेंट हो गया है, तो अब क्या लगता है आपको कि ये ट्रेड एग्रीमेंट जब हो जाएगा, तो भारत को ओवरऑल फायदा ही रहेगा, या भारत ने कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया होगा? अब कॉम्प्रोमाइज लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये हम्म, कहूंगा जैसे कि अमेरिका का दबाव था कि हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदिए, हम्म, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स खरीदिए। तो फार्मा प्रोडक्ट्स में आपका गेहूं हम क्यों खरीदें, हम तो ऑलरेडी सरप्लस पैदा कर रहे हैं। हम्म, आपका चावल हम क्यों खरीदें, हम तो ऑलरेडी सरप्लस पैदा करके बाहर भेज रहे हैं। अमेरिका ने हम्म, यहां तक कहा कि भारत का चावल जो है यहाँ डंप हो जा रहा है, बहुत सारा खरीदो, इस पे रोको, इसको रोको। हम्म, ठीक है, आप हम्म, मत खरीदिए। जो साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं, जो ग्लोबल साउथ है, वहां तो चावल की हम्म, खपत है, वहां चावल चाहिए, हम वहां हम्म, भेज दे रहे हैं। हम्म, लेकिन लेकिन हमें अब डेयरी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, हम दूध उत्पादन में नंबर 1 देश हैं अब। तो हम क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर के खरीद करके यहाँ डंप करें। हम्म, हाँ, हमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको हम्म, आपसे उन्नत किस्म के हथियार चाहिए, हम्म, हमको आपसे उन्नत किस्म की मशीनें चाहिए, वो हम्म, हम आपसे ले रहे हैं ना। हमको आपसे सीएनजी पीएनजी चाहिए, हमको मान लीजिए तेल नहीं हम्म, चाहिए, हम्म, डीजल पेट्रोल नहीं चाहिए, लेकिन हम सीएनजी पीएनजी आपसे ले रहे हैं ना। तो मुझे नहीं लगता। देखिए, ये अमेरिका की तरफ से बात उभर करके सामने आई है कि इंडिया इज ए टफ नेगोशिएटर। हाँ, ये तो ट्रंप ने ही बोला। तो धीरज जी, आप स्वयं समझिए कि आप मंडी में अगर जाएंगे, तो मंडी हम्म, में कोई दुकानदार आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो अपना माल बेच नहीं सकता ना। आपको हम्म, जो जहां समझ में आएगा, जहां अच्छा लगेगा, जहां माल अच्छा लिखेगा, जहां दाम सही मिलेंगे, वहां से लेंगे ना। सो हम्म, इट्स वेरी सिंपल। हम्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप भी बेसिकली एक व्यापारी है, रियल हम्म, एस्टेट का काम करते हैं वो। और अपने नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी व्यापारिक बुद्धि रखते हैं। व्यापारी भले न रहे हों, राजनीतिक हम्म। रहे हों, लेकिन व्यापारिक बुद्धि तो वो भी रखते हैं। गुजराती आदमी तो 90% व्यापारी होता ही है, चाहे कुछ भी करे। हाँ, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोदी जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अच्छा, अमेरिका की भारत के पास में ऐसा लपलपाता हुआ बाजार है कि अमेरिका उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका बहुत सी हम्म, ऐसी चीजें बना रहा है कि जो हमको जरूरत है हम ले लेंगे। हम्म,
लेकिन ये टैरिफ जो 50% है वो अल्टीमेटली दैट शुड कम डाउन। हमको राष्ट्र हित में अगर तेल रूस से सस्ता मिल रहा है, हमको वेनेजुएला से सस्ता मिल रहा है, हमको कहीं और से सस्ता मिल रहा है, हम तो लेंगे जी। अच्छा, हम सीधे, आप बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाओगे, हम सीधे नहीं लेंगे तो रूस किसी और को बेचेगा, उससे हम ले लेंगे। या रूस जो हमको तेल दे रहा है, हमारी जितनी जरूरत हुई हमने रखा, बाकी हमने दूसरे देशों को बेच दिया। व्यापार में दादागिरी बहुत नहीं चल पाएगी। व्यापार में नेगोशिएशंस तो चलते हैं, सौदेबाजी तो चलती है। तो ये सौदेबाजी का दौर है मित्र। अब सौदेबाजी में ये है कि भारत जो है उसने अभी तक तो जो है, मतलब मुझे लगता है पिछले एक दशक में भारत ने साबित किया है कि हम जो है हमें जो देश के लिए जो कुछ जरूरी है वो हम सब लेंगे, और हम भी जो है आत्मनिर्भर बनकर के अब विदेशों में सामान बेचेंगे। दूसरा एक मूवमेंट साथ में चला कि स्वदेशी अपनाइए ज्यादा से ज्यादा। इसने बहुत बड़ा नुकसान किया विदेशी कंपनियों का, कि बहुत सारी चीजें हैं। अब लोग बाग ये, मतलब मैं नहीं कह रहा कि 100% ऐसा करने लगे होंगे, लेकिन हाँ, कम से कम डिस्कशन में आ गया है, लोगों के ध्यान में है ये डिस्कशन में चीज। आ गया। 10-20% तो ये कहने लगे, 10-20% ये कहने लगे कि वो इंडिया की गाड़ी है, महिंद्रा वाली, महिंद्रा की लेंगे हम तो जी। बिल्कुल बिल्कुल। या ये जो है भारत का बना हुआ प्रोडक्ट है, हम ये लेंगे जी। 10%, 15% भी हो गया तो उतना जो विदेश का माल है वो तो कम हुआ, निर्भरता दूसरों पर कम हुई। कहने का मतलब ये कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आया है। और दूसरी बात, भारत ने टेक्नोलॉजी में अभूतपूर्व तरक्की की है। जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी, जिसका शुरू में विपक्ष द्वारा बहुत मजाक बनाया गया, आज उसके फलीभूत नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी इसी साल की शुरुआत में भी मजाक बनाया गया जब राहुल गांधी ने अपोज किया कि मेक इन इंडिया फ्लॉप है। तो अभी उन्होंने कुछ महीने पहले तक ही इसे एकदम डिनाई कर दिया कि फ्लॉप थी में। नहीं, विपक्ष का तो काम है देखिए आलोचना करना, लेकिन अगर विपक्ष की आलोचना में धार नहीं होगी, विपक्ष की आलोचना में तथ्य अगर शामिल नहीं होंगे, तो जनता नकार देगी उनको। अब सर विपक्ष पे क्योंकि आ ही गए, तो अगला सवाल मेरा यही था आपसे कि जो विपक्ष की स्थिति है भारत के राजनीतिक परिदृश्य से अगर हम देखते हैं, तो आपको लगता है कि कमजोर विपक्ष है? कमजोर तो है, ये तो हमको दिख रहा है। जिस तरह से 2024 के चुनाव आए थे, हमें लग रहा था कि विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह बड़े बड़े राज्यों के चुनाव आए और लगातार विपक्ष एकदम धराशायी हो गया वहां पर, चाहे वो हरियाणा था या महाराष्ट्र था या अभी जो बिहार के रिजल्ट आए, तो विपक्ष की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, ये तो नजर आता है। लेकिन क्या भारत की राजनीति के लिए ये एक सवाल होना चाहिए, या इसको आप ऐसे देखते हैं कि ठीक है, जैसे चल रहा है चलेगा, अपने आप ठीक होती रहेंगी स्थितियां? देखिए, मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है जी। मजबूत और दमदार विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा विपक्ष जो नकारात्मक ना हो, टोटली सकारात्मक हो। संसद के अंदर केवल प्ले कार्ड लेकर के शोर मचाना, यह सकारात्मकता का प्रतीक नहीं। हाँ, संसद के अंदर बैठ करके, विधानसभाओं के अंदर बैठ करके सकारात्मक रूप से सरकार की गलतियों को उजागर करना, तैयारी के साथ, तथ्यों के साथ, यह विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत पहले से ये जो है संसद में बड़े बड़े नेताओं की बहसें देखी हैं। तब इस तरह का शोर शराबा आज से 25-30 साल पहले नहीं होता था। 2000 से पहले, बल्कि 2005 तक भी समझ लीजिए, इस तरह के ये प्ले कार्ड दिखाने की परंपरा बहुत ज्यादा नहीं थी। सांसद या विधायक खड़े होते थे और तथ्यों के साथ कहते थे कि भाई आपकी ये नीति गलत है, और क्यों गलत है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मगर विपक्ष मजबूत होगा कैसे? आज की तारीख में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई पैन इंडिया पार्टी है जिसको पूरे देश में लोग जानते हैं, वो कांग्रेस है। एक पत्रकार के नाते मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कांग्रेस मजबूत बन के उभरे,
कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बने। क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी भूमिकाएं हैं, उनके क्षेत्रीय जरूरतें हैं। कभी कभी वो कभी मतलब फ्लिप फ्लॉप करती रहती हैं। जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने फायदे देख करके कभी इसके साथ मिल जाती हैं, कभी उससे अलग हो जाती हैं, कभी मिल जाती हैं, कभी अलग हो जाती हैं, कभी मिल जाती हैं अलग। तो ये अगर मगर डगर से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर नहीं पाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं कांग्रेस की समझता हूं। लेकिन सर अभी कांग्रेस जो कांग्रेस की मौजूदा स्थिति है, इसके लिए अगर हम जिम्मेदार अगर शब्द का इस्तेमाल करें, तो वैसे तो जिम्मेदार शब्द का मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर जिम्मेदार शब्द का इस्तेमाल करके हम जिम्मेदारी किसी को देना चाहें, तो जो मूल कारक है वो क्या हो सकता है? क्या जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है उनकी गलतियां मूल कारण है, या भाजपा वाकई में इतना अच्छा काम कर रही है कि जो वोटर है वो भाजपा को वोट कर दे रहा है, या कोई और भी इसका एक एक्सपेक्ट हो सकता है जो आपको लगता है कि हाँ ये कारण है? देखिए, लोकतंत्र में फिर सवाल वही आ जाता है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए। देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र होना चाहिए। और ये पहले से निर्धारित नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं जो इस पार्टी का मुखिया है वो तो यही होगा। अगर मान लीजिए उससे नहीं हो रहा है तो उभरते हुए नेतृत्व को सामने लाएं। ये मंथन तो कांग्रेस को करना होगा अपने अंदर कि क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, वो देश के अंदर तो अपनी बात संसद में प्रॉपरली रख नहीं पाते। रखते भी हैं तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बिना सोचे विचारे बस वो अटैक कर रहे हैं। और बाहर सड़क पर जो है वो शोर शराबा मचाने की कोशिश करते हैं। जब तक राहुल गांधी जी या नेतृत्व या कोई भी, प्रियंका गांधी जी भी या सोनिया गांधी जी भी, इन्हीं को मान लीजिए आप कांग्रेस, कुल मिला के इन्हीं को कांग्रेस मान लीजिए। क्या तो यही कांग्रेस में तो गलती अच्छे नहीं है नेता? सर? कहीं गलती यही यही तो नहीं है कि जो, हाँ, जो हम लोग बोल रहे हैं कि 3-4 नाम ही कांग्रेस हैं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देश में केडर बेस्ड पार्टी है या लीडर बेस्ड पार्टी है। तो केडर बेस्ड पार्टी या तो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, मगर उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में अब जो है वो स्लिप कर रही है। ठीक है। क्योंकि कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म ने बहुत डिलीवर किया भी तो चाइना में किया, डंडे के बल पे किया। सर कम्युनिस्ट पे मैं आपके साथ एक अलग सेशन करूंगा, मुझे आपके साथ बैठना है उस टॉपिक को भी लेके, तो आज उसमें ज्यादा डिटेल में ना जाएं, बाकी बातें करेंगे क्योंकि उस पर करेंगे एक अलग से सेशन। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी भी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अचानक से मोहन यादव निकल आते हैं, भजन लाल शर्मा निकल आते हैं, उधर मोहन मांझी निकल आते हैं, अचानक से नायब सिंह सैनी निकल आते हैं। जनरेशन नेक्स्ट। भाजपा ये अभी देख रही है कि नितिन नवीन को नितिन नवीन, अध्यक्ष बनाया। भाजपा ये देख रही है कि उसके जो नेता थे जिन्होंने पिछले 10-12 सालों से, 15 सालों से पार्टी को नेतृत्व दिया है, वो अब 70 पार हो रहे हैं। तो नए खून की जरूरत है। तो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर, अब वो कहने को चाहे आप ये कह लीजिए कि साहब वो भाजपा वाले तो एक नाम दे देते हैं, उस पर सबको मोहर लगानी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। विचार विमर्श भाजपा का सबसे मजबूत अपना केडर तो है ही। भाजपा के पीछे लेकिन सर यहाँ पे मैं एक बात रखना चाहूंगा, अगर ऐसा है भी, मान लो जो विपक्ष का तर्क है कि एक नाम दे दिया जाता है उस पर मोहर लग जाती है, अगर ऐसा है भी, मान भी लिया जाए, तब भी नए लोगों को मौका तो मिल रहा है, कम से कम नए चेहरे तो आ रहे हैं। अगली जनरेशन को तैयार करने की एक नीति तो दिखाई दे रही है कि हाँ, एक जनरेशन जो अब 70 पार हो चुकी है, उसके अलावा अब जो नए नेता चुने जा रहे हैं वो सारे 45 वर्ष से नीचे के नेता चुने जा रहे हैं, जो आगे आने वाले शायद 15, 20, 25 सालों तक काम करते रहेंगे। तो ये अगर इस तरह का एक दृष्टिकोण लेके, एक दूरदर्शिता लेके भाजपा चल रही है या एक संगठन चल रहा है, तो दूसरा संगठन उसे देख के सीख सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कहीं नजर तो आता नहीं है। वजह वही है, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है।
कांग्रेस के किसी किसी नेता, कांग्रेस का जो मुखिया हो, उसके पीछे कहीं से किसी प्रकार से भी गांधी नाम लगा हो, यानी एक ही परिवार से पीढ़ियां बदलती गई लेकिन गांधी नहीं बदले, नेता नहीं बदला। मतलब वो जो है सूरजमुखी टाइप का हिसाब किताब है कि कांग्रेस के सारा केडर जो है वो यही देखता रहता है कि वो गांधी किधर है, गांधी वाला चेहरा किधर है, गांधी वाला चेहरा कहीं हमें दिख जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब पिछले 10 सालों में ये धीरे धीरे साबित होता चला जा रहा है कि नहीं भैया, गांधी नाम से केवल काम नहीं चलेगा। अभी रिसेंटली शशि थरूर जी ने भी बात कही, दिग्विजय सिंह जी ने भी बात कही। दिग्विजय सिंह का बड़ा बहुत बवाल हो गया उस पे तो। हाँ, जिन्हें जिन्हें राहुल गांधी जी आपका गुरु कहा जाता था कभी, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। इशारा क्या था? इशारा यह है कि कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होना चाहिए, अच्छे नेताओं को उभार कर सामने लाना चाहिए, यंग जनरेशन को सामने लाना चाहिए, दूसरों के सहारे जीना छोड़ना चाहिए। क्षेत्र अभी तक कांग्रेस क्या कर रही थी राज्यों में कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत होता था उसके साथ मिल जाती थी, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, तो क्षेत्रीय दल तो अपना फायदा उठा ले जाता था, कांग्रेस को कुछ नहीं पता। बिहार का रिसेंट चुनाव देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल तो बेचारा डूबा ही डूबा, कांग्रेस भी डूब गई। या महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप तो डूबा ही डूबा, शरद पवार वाला ग्रुप डूबा ही डूबा, और कांग्रेस भी डूब गई। कहने का मतलब कांग्रेस को अपने अपने बलबूते पर राज्यों में अब खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि आखिर हम कितने पानी में हैं। ये जब तक नहीं करेंगे, दूसरों के सहारे परजीवी रह करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष कैसे बनेगी, मुझे समझ में नहीं आता। ये है। चलिए सर, राजनीतिक चर्चा भी हो गई, आर्थिक पहलुओं पे भी हमने चर्चा कर ली। अब कुछ जो सामाजिक पहलू रहे इस साल में, एक जो महाकुंभ का आयोजन था, वो शायद दुनिया में सबसे अपने तरह का सबसे बड़ा आयोजन था। तो उस आयोजन को आप कैसे देखते हैं? वो जरूरी था इतने बड़े लेवल पे करना? सरकार ने कैसा किया? योगी आदित्यनाथ की कई लोग तारीफ भी करते हैं, कई लोग कुछ कमियां भी ढूंढ लेते हैं। आप किस तरह से देखते हैं उस पूरे कार्यक्रम को? मैं इसे ऐसे देखता हूं कि देखिए, 700 साल और 200, लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद भी भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कार, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का लोप नहीं हो सका। ये आप महसूस करते हैं? लगभग 1000 साल की गुलामी रही। बाहर से आए लोगों ने अपने ढंग से इस देश को चलाने की कोशिश की। एक कहावत है, कहा जाता है संघे शक्ति कलो युगे। मतलब वन शुड बी प्राउड टू बी इंडियन। ये भाव जब से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे बने, उन्होंने विदेशों में बसे हुए भारतीयों के अंदर यह भाव पैदा किया कि आप इंडियंस हैं, आप दब के मत रहिए। आप अपनी मेधा के बल पे कहीं अगर अमेरिका में है, कनाडा में है, रूस में है या अन्य देशों में है, तो आप अपनी मेधा के दम पे है, आप अपनी टैलेंट के दम पे है। ये भारत का टैलेंट है। तो प्राउड टू बी इंडियन मतलब जैसे अमेरिका से कोई नागरिक, आम यूएस सिटीजन, कोई इंग्लैंड से है तो आम ब्रिटिशर। तो कहने का मतलब ये भाव कब पैदा होगा? जब आपके अंदर एक राष्ट्र भाव, राष्ट्रीयता हो सकता है। इसे इसकी तुलना कुछ लोग ये कहते हो कि साहब हिटलर भी ऐसी बात करता था। लेकिन सवाल यह है कि अगर लेकिन सवाल यह है कि अगर संगठन शक्ति नहीं होगी आपकी, तो बार बार आप बांटे जाएंगे, तोड़े जाएंगे, काटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शत्रु बाहर है, हमारी सीमाओं के बाहर है। शत्रु अंदर भी बैठे हैं, और आज नहीं, बहुत पहले से। आप त्रेता युग से देख लीजिए। अगर ऐसा ना होता तो राम को जंगलों में जाकर के क्यों हथियार उठाना पड़ा? या कृष्ण को भी अपने ही थे, कौरव भी अपने ही थे, पांडव भी अपने ही थे, क्यों कृष्ण को हथियार उठाने पड़े? द्वापर में भी यही रहा, अब कलयुग में भी वही है। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं,
हमारा भारत बचा है तो केवल इसलिए कि अच्छों की संख्या शायद बुरों से ज्यादा है। लेकिन सर आपने यहाँ पे प्राउड टू बी इंडियन फ्रेज का यूज करा। प्राउड टू बी इंडियन तक तो ठीक है, लेकिन उसी जो वो एक भाव है उसे जब थोड़ा सा और डिफाइन और रिफाइन कर देते हैं और फाइन ट्यून करते हैं तो वो प्राउड टू बी सनातनी के तौर पे लोग देखते हैं। कई लोग जो सनातन से हैं, देश धर्म की बात करते हैं, वो लोग इसमें प्राउड फील करते हैं। और विपक्ष और उसके अलावा भी कई लोग जो खासकर लेफ्ट लिबरल गैंग जिन्हें बोला जाता है, वो लोग उस चीज से काफी विरोध में रहते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि सनातन एक बहुत बड़ी छतरी है, अम्ब्रेला। इतनी बड़ी छतरी है कि इसके नीचे ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, जैन, सिख, बौद्ध सब हैं। सबको मान्यता है ना। जो आपने अभी कुंभ का जिक्र किया, कुंभ की जरूरत क्या है, तो कुंभ में आपने देखे होंगे अखाड़े, तो अखाड़ों में शैव अखाड़े भी हैं, वैष्णव अखाड़े भी हैं, उसमें कबीरपंथी भी हैं, उसमें अनीश्वरवादी भी हैं, नास्तिक भी हैं जिन्हें कहा जाता है, सभी लोग तो है ना। तो ये सनातन शब्द बहुत कोई गाली जैसी चीज तो नहीं है ना मित्र। ये कहां कहा जा रहा है कि सनातन किसी को नोचेगा, काटेगा। दूसरे धर्म भी हो, दूसरे धर्म के लोग भी, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम्स हो, दूसरे धर्म के लोगों पे भी कहां अटैक कर रहा है सनातन? कहीं अटैक करता दिखता है आपको? हाँ, कुछ कुछ मैं उसके खिलाफ हूं कि कहीं कहीं जो बजरंग दल या ये सारे लोग जो कभी कभी एक्टिविटीज कर देते हैं। अब जैसे अभी ये क्रिसमस का त्योहार गुजरा, बहुत अच्छा लगता है। मैं सनातनी हूं मान लीजिए, तो हम तो खूब शामिल होते हैं। हम मुस्लिमों के त्योहार में भी खूब ईद मुबारक करते हैं तबीयत से। हम तो किसी को मना नहीं करते। हम तो उनके घर जाके सिवैया भी खाते हैं। तो कहने का मतलब कुंभ जो है, कुंभ क्या है? घड़ा है, घड़े के अंदर जल है, उसमें जल में सभी तरह के जीव, और सभी अगर एकजुट होते हैं और सभी अगर एक देश की सीमा में बंद, सीमा नहीं कहना चाहिए, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर वो भारत शब्द आज का तो है नहीं, सदियों पुराना शब्द है भारत। तो अगर भारतीय होने में अगर गर्व है और भारतीयों को एकजुट होना चाहिए। अब रही बात, ये कुछ सवाल ये उठाते हैं कि साहब ये सनातनी जो है, ये तो जो है वो दलितों को जो है, दलितों के साथ अत्याचार किया इन्होंने, ये किया वो किया। अब वर्ण व्यवस्था पे भी आ जाइए, थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। जी जी। दरअसल दरअसल वर्ण व्यवस्था तो गुरुकुलों में तय होती थी। यूनिवर्सिटीज जिन्हें आप पुरानी कह सकते हैं, उन गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ने आते थे, उनमें से जो बच्चे जिनकी मेधा शक्ति थोड़ी सी, मतलब जिनकी स्मरण शक्ति थोड़ा मजबूत होती थी, उन लोगों को कहा जाता था कि भाई तुम पढ़ने लिखने में तेज हो, भले वो किसी भी कोख से पैदा हुआ हो। महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण मैं लेते हुए चल रहा हूं, वेद व्यास जी का उदाहरण लेते हुए चल रहा हूं। वो कहीं से भी उन्होंने जन्म पाया हो, लेकिन अगर उनमें मेधा है तो उनको सम्मान दिया गया बराबर। गुण के आधार पे थी वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से। जिसमें जिसकी भुजाओं में शक्ति थी, तगड़े होते थे गुरुकुल में, तो उनको कन्वोकेशन जिसे कहते हैं ना, दीक्षा समारोह जो होता था पढ़ाई पूरी करने के बाद में, तो ये कहा जाता था आज से तुम जो है, तुम्हारा कार्य जो है सीमाओं की रक्षा करना है, लोगों की, जनता की रक्षा करना है, तुम राजपूत हो गए। जो जो थोड़ा सा व्यापार बुद्धि थी जिसकी, व्यापारिक बुद्धि थी जिसकी, जो व्यापार अच्छे से कर लेता था और मेहनत से करता था, उसको कहा तुम आज से वैश्य हो गए, भले आप कहीं से भी आए हो, धरती पर अवतरित किसी भी कोख से आए हो। और उसी तरह से शूद्र शब्द को गाली रूप मान लिया गया। शूद्र शब्द नहीं, जो इन तीनों चीजों को नहीं कर पाते थे, उनसे कहा तुम सेवा कार्य, सेवा कार्य से बड़ा क्या कार्य है बताओ आप मेरे को? सेवा कार्य से बड़ा कोई कार्य है? अगर अगर आप ये माने कि अगर मान लीजिए ये सफाई करना, ये सब करना, सोचिए अगर ये चीज ना होती तो क्या हम लोग इस पृथ्वी पर ठीक से रह पाते? ये भी बराबर का कार्य है।
इनको भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। कोशिश कोशिश ये है, कोशिश ये है। अब ये कोशिश में कुछ लोगों को थोड़ा दोष नज़र आता है। सबको एक करने का मतलब ये है, सबको एक करने का मतलब ये है कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे। अब मान लीजिए ये जो भाजपा की सरकार है, उसने अगर मान लीजिए सिलेंडर्स बाँटे, तो इसमें ये तो नहीं देखा कि ये कौन है, कौन नहीं। या घर बाँटे, तो वो आर्थिक उन्होंने आधार देखा, सबको बाँटे, उसमें सभी धर्मों के और लोग जो भी थे, डाटा सभी आता है धर्मों के लोग। उसमें तो यही आता है कि 33 से 35% तो माइनॉरिटीज जो अलग रिलीजन के हैं उनको मिला है उसका बेनिफिट। सबको मिला, सबको मिला है। हम्म लेकिन कुछ विभेदकारी शक्तियां हमेशा सक्रिय रही हैं, बहुत पुराने समय से। वो सक्रिय रहेंगी भी, उनका नाश करना भी जरूरी है। तो उनका नाश करने के लिए पहले घर के अंदर एक होना होगा, और फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखानी होगी कि भैया तुम भी अब हम पर हमला करने के बारे में सोचना नहीं, हमको बांटने के बारे में सोचना नहीं। क्योंकि अभी तक ये जो 1000 सालों में जो हमारे ऊपर शासन हुए दूसरे बाहरी लोगों के, वो शासन इसी तरह हुए, बांटो, राज करो, फूट डालो और राज करो। उन्होंने ये जातियों में विभेद शुरू किया। इससे पहले इस तरह का विभेद नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं था, उनके बेटे बिंदुसार के समय में नहीं था, उनके बेटे अशोक के समय में नहीं था, और उसके अलावा साउथ में भी जो और राजा हुए उनके समय में नहीं था। जब कहीं नहीं था तो अचानक से ये क्या हुआ, ये बीमारी कैसे लग गई? तो कुल मिलाकर के तो मुझे धीरज जी लगता है कि फिलहाल तो रास्ता सही है, फिलहाल रास्ता सही है। और लोकतंत्र में एक मजबूत पार्टी, कांग्रेस को एक मजबूत पार्टी की तरह उभरना चाहिए। क्षेत्रीय दल जहां है, लेकिन थोड़े समय में क्षेत्रीय दलों में जिस तरह से परिवारवाद पनप रहा है, देखिए एक चीज और बताता हूं कि तीसरी चौथी पीढ़ी पतली होने लगती है। आप अगर आप बाबर से ही देख लो, सबसे ये तो शास्त्रों में, जहां तक मेरी जानकारी है, शास्त्रों में कही चीज है कि जो 5वीं पीढ़ी होती है वो हमेशा जो पहली की पीढ़ियों की जो ख्याति होती है उसके विपरीत हो जाता है वहां पे काम। आप देख लो, बाबर से ही देख लो, बाबर से लेकर के, हुमायूं से लेकर के, अकबर से लेके शाहजहां, वो जहांगीर से लेके और शाहजहां, उसके शाहजहां के बाद में नाम आपको याद नहीं होंगे, है ना? तो परिवारवाद में कहने का मतलब यह है कि परिवार में अगर कोई मेधावी निकलता है तो निकलने देना चाहिए। ये भी नहीं है कि परिवारवाद के बिल्कुल घनघोर खिलाफ होना चाहिए, या ये इस तरह का आरोप लगता है। मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, कैपेबिलिटी पे डिसाइड होना चाहिए। मेरिट पे डिसाइड होगा। अगर मेरिट है तो परिवार का बच्चा भी आगे बढ़े, अब मेरिट नहीं है तो फिर वो कुछ और कर ले। जी, चलिए ठीक है वशिष्ठ जी, काफी लंबी चर्चा हो गई। मेरे कई सारे सवाल तो रह ही गए, क्योंकि आपसे बात करने में विषय इस तरह के आते रहे और इंटरेस्टिंग लगता रहा, तो हम दूसरी दिशाओं में भी चले गए, तो कुछ सवाल रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बैठेंगे आपके साथ इसी तरह के विषय पे। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।